हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं SSC CHSL एग्ज़ाम में जो 25 तारीख का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रश्न को हम लेकर आए हैं। थोड़ा सा लेट से आए हैं, तबीयत ख़राब चल रहा था इसी वजह से। तो दोस्तों आइए उसका हम सोल्यूशन करवाते हैं कि किस टाइप के मैथ के सवाल पूछे गए थे। आपके सामने आज का जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, वो प्रश्न क्या कहता है ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि एक पुरुष, क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, जबकि एक महिला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। पुरुष और महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। जब भी दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करता है ना दोस्तों, तो फार्मूला AB/A+B दिन लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। एक ए हो गया पहला वाला दिन और बी हो जाएगा दूसरा वाला दिन। तो 6 गुना 12 ऊपर लिख दीजिए, नीचे जोड़ के लिख दीजिए। 12 6 कितना हो जाएगा 18। ये 6 से 18 कटेगा 3 बार में और 3 से 12 कटेगा 4 बार में। आपका आंसर 4 हो जाएगा और वो है ऑप्शन ए में। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आते हैं। ये तो बेसिक सवाल है टाइम एंड वर्क का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखिए, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 15r नहीं 15 पाई है, ठीक है ना, मिस्टेक से यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो 15 पाई वर्ग इकाई है। इस गोले का आयतन ज्ञात करिए। अच्छा, ये 15 पाई वर्ग इकाई क्या दिया हुआ है, तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जबकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 15 पाई। ई भी गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आई भी गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हुआ, दोनों क्षेत्रफल है। अब लीजिए पाई से पाई को काट दीजिए, तो ये r² बराबर कितना हो गया 15/4 हो गया। r का मान कितना हुआ भैया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, तो √15 और नीचे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब सवाल आपसे ये कहता है दोस्तों, सवाल ये कहता है कि उसका आयतन बताइए। उसका क्या बताना है, आयतन। तो आयतन बताइएगा। कलर ठीक है, लाल चलेगा नहीं, हाँ वाइट ही चलेगा, चलिए ठीक है। अब देखिए, तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन के लिए क्या फार्मूला होता है, 4/3 πr³ होता है ना। तो ये 4/3 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, r³ का मतलब इसका क्यू करना है। तो 3 बार लिखना है इसको, इतना गुने इतना गुना इतना, इसको 3 बार। तो 2 बार में तो एगो 15 बाहर आ जाएगा और फिर एक 15 अंदर रह जाएगा और नीचे 2 का क्यू 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो गया और 3 से 15 को 5 बार में काट दीजिएगा। ऊपर हो गया 5√15 पाई अब बाई 2, 5√15 पाई बाई 2, 5√15 पाई बाई 2, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 12.5% की हानि 11.1/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, जब विक्रय मूल्य इतना रुपए की वृद्धि कर दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कहता है कि 12.5% का जो हानि है वो 11.1/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले इतना हानि पर सामान बेचा जाता था, अब इतना लाभ पर बेचा जाता है, जब विक्रय मूल्य में इतना रुपए की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों वृद्धि हो गई है, तो समझिएगा कि 12.5% हानि से इतना प्रतिशत लाभ पर आने के लिए कुल कितना का वृद्धि हुआ होगा, तो इसमें इतना जोड़ दीजिए। तो 12, 11, 23 और 50 मतलब 0.50 ये हो गया, 0.20 ये हो गया, यानी 50, 20, 70, तो 23.70% टोटल वृद्धि हुआ है ना। अब देखिए इतना हानि थी और तब यहाँ तक आने का मतलब है कि हानि का मेकअप किया गया होगा जब इतना लाभ हुआ होगा, फिर इतना लाभ, यानी इतना की वृद्धि हुआ। और जबकि वृद्धि है 118 रुपया 50 पैसा का, 118 रुपया 50 पैसा।
ठीक है ना। अच्छा देखिए, पॉइंट के बाद 0 दीजिए ना दीजिए एक ही बात है। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकाल लीजिए, तो 118.5, नीचा में आप लिख दीजिए 23.7% के लिए 100 से गुण। दशमलव के बाद 0 दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अभी दशमलव से ही दशमलव उड़ जाएगा, खत्म। 237 से इसको 5 बार में काट सकते हैं, 5 गुना 100 यानी आपका आंसर 500। कोई दिक्कत नहीं है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी भिन्न का अंश 50% कम हो जाता है और भिन्न का हर 400% बढ़ जाता है तो परिणाम स्वरूप भिन्न 4/15 हो जाता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करिए। ये 4/15 कब हो गया है जानते हैं दोस्तों? ये 4/15 तब हो गया है जब भिन्न का अंश 50% कम किया जाता है और भिन्न का हर 400% बढ़ा दिया जाता है, तब हुआ है इतना। माने बढ़ाने घटाने के बाद इतना हुआ है, तो पहले कितना था पीछे जाना है, उल्टा जाना पड़ेगा ना। यानी इसका होल वैल्यू निकाल के उल्टा गुना कर दीजिए। देखिए कैसे, अंश का 50% कमी का है, 50% का मान 1/2 होता है, कमी है तो घटाइए, 2 में से एक जगह 1/2 हुआ। इसका उल्टा गुना कर दीजिए, 2 ऊपर लिख दीजिए और 1 नीचे लिख दीजिए, उल्टा गुना किए। और 400% बढ़ गया है हर, तो 400% का मतलब कितना, 400/100 हुआ, यानी 2 0 से 2 0 कटा, 4/1 हुआ। अच्छा ये वृद्धि है तो जोड़िए, ये 5/1 लिखेगा। वृद्धि का मतलब है नीचे से ऊपर जोड़ के, और कमी का मतलब है नीचे से ऊपर घटा के। 2 में से 1 गया तो 1/2। और देखिए यहाँ 4/1 था, जोड़े 4 1 5, नीचे वाला जीव कहते हो। इसका भी उल्टा गुना कर देंगे तो पहले वाला हमको हर पता हो जाएगा, तो 1/5 से। अब ये 5 3 15 हो गया, ऊपर कितना हो गया देखिए, ऊपर हो गया ये 4 दूना 8 बट्टा में 1, और यहाँ क्या हो गया 3/1, यानी कि 8/1 उलट के ले जाएंगे तो 1/3, मतलब वही 8/3। ठीक है, 8/3 वो पहले था, ठीक है ना। ऊपर में 8 बचा 1, तो एक ही बात है, ये 1 से 1 गया तो 8/3 यहाँ भी आप कर सकते थे। चलिए ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, टाइप कर दिया है, मतलब गलती टाइप कर दिया है। कहाँ रूट लगेगा ये पता नहीं है, इसलिए सवाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक भी चीज़ मिस्टेक होगा सवाल आपसे नहीं बनेगा। सवाल है अगला, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए 2 वृत्त है, एक वृत्त और एक मान लीजिए एक और छोटा वृत्त, ठीक ना। ये 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 25 और 9 सेंटीमीटर है। तो इनका जो है सो हम लोग को क्या पूछा है जानते हैं, यह स्पर्श रेखा की लंबाई। अच्छा दोस्तों, स्पर्श रेखा की लंबाई जहाँ टच करेगा, एक ही बिंदु पर टच करता है, वहीं से वहीं तक होगा, यहीं से यहीं तक। इसकी लंबाई पूछा है, जबकि इनकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है मान लीजिए यहाँ से त्रिज्या का है कि 25 और इसका त्रिज्या है यहाँ से 9, ठीक ना। तो पूछता है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका। तो इसके लिए देखिए, ये तो आपका 25 पता है, ये भी आपको पता है 9। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कॉमन टेंजेंट जो है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई आप ऐसे यहाँ निकाल सकते हैं, रूट अंडर ये केंद्र के बीच की दूरी दोस्तों, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और माइनस करना है आपको त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर, r माइनस r के अंतर का स्क्वायर। यानी पहले डिस्टेंस कितना, 25 और 9 34, 34 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या के अंतर करिए, 25 में से 9 गया तो 25 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 16, 16 का स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर। देखिए ऊपर हो गया 1156 पहले, 34 का स्क्वायर माइनस ये हुआ 256, यानी कितना हुआ 900, 900 का वर्गमूल कितना 30, यानी कि इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आ जाइए। सवाल का है कि 2 × a² + b² बराबर a + b के होल स्क्वायर है, तो कहता है इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए इसमें ना a b के बराबर हो जाएगा, क्यों। अगर देखिए मान लीजिए कि 1 यहाँ रख देते हैं मान,
1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का 1 2 और 2 से गुना होगा तो इधर 4 हो जाएगा। इधर भी 1 का और b का मान 1 1 रख के देखते हैं। 1 का 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, उधर भी 4 हो जाएगा, यानी a और b बराबर होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना दोस्तों। अब आप बताओ, a स्क्वायर को इधर लाएंगे बुला के तो एगो a स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर को बुला के लाएंगे तो एक b स्क्वायर बचेगा। अच्छा 2ab को बुला के लेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचा। अब आप इतना को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, अब बराबर 0। अब a माइनस बी, ठीक है, अब देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट उधर जाएगा, 0 का वर्गमूल 0। अब a बराबर क्या लिख सकते हैं b, क्योंकि ये माइनस बी उधर जाकर प्लस बी, तो a बराबर b, आपका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है भैया, अगला सवाल आ जाइए। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 रुपया और 630 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। कहता है कि 2 वर्ष के लिए समान समय रहना चाहिए दोस्तों, जितना साल का साधारण ब्याज उतना ही साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास है, और दर पूछ देता है, मतलब जितने साल का साधारण ब्याज उतना ही साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और आपसे रेट पूछ देता है, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, सुनिएगा, CI माइनस SI बटा में हाफ ऑफ SI, ठीक है ना, गुना 100। चलिए प्रतिशत में लिखते हैं। अब चलिए CI में से SI घटा के लिखिए, 630 में से 600 घटा के लिखिए, ऊपर में 30 और नीचे SI का आधा लिखना है, 600 का आधा, क्योंकि यहाँ SI रखिएगा 600, 600 का आधा हो जाएगा कितना 300, और यहाँ क्या है भाई 100% है, ठीक है ना। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे 10 बार में, यानी इसमें रेट 10% होगा दोस्तों। रेट कितना हो जाएगा 10%। याद रहे, जितना साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज रखेंगे आप यहाँ पर, उतना ही साल का साधारण ब्याज रखिएगा। कभी कभी अलग दे देगा, तो जितना साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मान लीजिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और आपको 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, तो जब 2 साल का साधारण ब्याज पता होगा और साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो हम 1 साल का भी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और जब हमको 1 साल का साधारण ब्याज पता हो जाएगा ना, तो हम 3 साल का भी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। मान लो 2 साल का साधारण ब्याज 200, तो 1 साल का 100, 3 साल का 300, है ना। तो जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम इसमें फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही साल का साधारण ब्याज इस्तेमाल करिएगा, तब सही सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भैया। कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा ज्ञात करिए। आपको पता है कोई घन की भुजा A होती है तो उसका आयतन AQ होता है। और कहता है क्या सवाल, कहता है सवाल ये कि भैया देखो घन का आयतन हो गया AQ, कहता है कि घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 18 गुना 24 गुना 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों A बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो 18 को लिख सकते 2 तिहाई 6 6 18 गुना 24 को 3 8 24, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, और 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4। आपको पता है कि क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है तो 3 3 में से 1 बाहर आएगा, ये 3 गो जोड़ा में से एगो 3 बाहर, आ 3 गो 2 में से 1 2 बाहर, ठीक है, और 2 गो 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 1 2 और बाहर। मतलब कि एक भुजा जो घन की होगी 3 दूना 6 दूना 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए आगे आ जाइए। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है अंक 70 छात्र की एक कक्षा में 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों के औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है। सवाल कहता है कि 70 छात्र के एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अच्छा बॉय आपको पता चल गया, बॉय कितना है 40%, मतलब 70 का 40%, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, मतलब 7 चौके 28 गो, 28 को क्या है लड़कियां हैं। एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, बॉय नहीं है गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितना है 28, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 70 में से आप 28 से घटा दीजिए, 10 में से 8 गया
2 बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 42 गो बॉयज़ है। कहता है लड़कों का औसत अंक 63 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? अब बताइए, सवाल ये कहा है कि लड़कों का औसत अंक 63, लड़का है 42 गो, 42 गो लड़का का औसत अंक 63, 42 गुने 63 सभी लड़कों का कुल अंक हो गया, प्लस लड़की है 28 और लड़कियों का औसत अंक 70 है। देखिए लड़कियां पढ़े में ज़्यादा तेज हैं, लड़कियों का औसत अंक 70 है, तो लड़की की संख्या से 70 में गुना कर दिया लड़कियों का कुल अंक। अब इस टोटल कुल अंक में आप टोटल विद्यार्थी से भाग दे दीजिए, 70 विद्यार्थी है, 70 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, भाग देना बहुत आसान है दोस्तों, 70 से इसको भी भाग दे लेते हैं, इसको भी भाग दे लेते हैं, आराम से हो जाएगा। मान लो कि एक 70 यहाँ है, एक 70 यहाँ है, ठीक ना, प्लस है ना बीच में, तो इधर भी भाग देना है। 7 से काट देते हैं, 7 छके 42, 7 दहाई 70, ठीक है। अब 7 छके 42, 7 दहाई 70। अभी देखो 36 18, 6 36 और 1 37, और यहाँ से दशमलव हट गया 37.8, अब प्लस इसको भाग दीजिए, 70 से 70 कट गया, 28 जोड़ लीजिए, 28 जोड़ लीजिएगा तो 0.8 तो उधर ठीक है, और 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, 65.8 हो जाएगा, और 65.8 ऑप्शन बी में है। देखिए भाग देने का तरीका ठीक ठाक है। चलिए, सभी का औसत अंक 65.8 आ गया। सवाल है अगला कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? देखिए ये सवाल पूछा गया था 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य तब होता है जब अंकों का योग 9 का गुणज होता है। मान लो ये 9 है, 4 4 8, 2 10, 3 13, नहीं कटेगा। चलिए 4 6 10, 4 14, 14 3, 14 3 17 1 18, ये कट जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। 9 से कटने का नियम है, अंकों का योग 9 का टेबल में हो जाना चाहिए, गुणज होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा, 20% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य है 1440। अरे 20% लाभ हुआ, कोई भी चीज़ का खरीद रेट 100% होता है, 20% लाभ है मतलब कि 120% पर उसको बेचा गया है। प्रतिशत में बोलिएगा तो 120% पर बेचा गया है, जबकि बेचा गया है दोस्तों 1440 में, ठीक है। दोनों विक्रय मूल्य है, तो चूंकि 120% का मान 1440 है, इसीलिए 100% का मान क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1440 बट्टा कितना 120 और प्रतिशत, अच्छा 100% का मान निकल 100 से गुना 0 से 0 बराबर है 44 से, यानी 1200 रुपया हो जाएगा दोस्तों उसका क्रय मूल्य। 1200 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। 1200 में खरीदे हुए थे, 1440 में बेच दिए हैं, तो 20% का लाभ होगा ही होगा। देखिए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 72 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन की लंबाई मीटरों में का योग क्या होगा? दोनों ट्रेन के लंबाई का योग पूछा जा रहा है। देखिए दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों। जब दोनों ट्रेन एक दिशा में जाएगी तो पक्का है कि उनका जो है ना चाल घट जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि पहला भाग रही है और दूसरा उसको क्या करेगी, पीछा करेगी, है ना। तो दूसरा जितना तेज चलेगी उसमें से तो कुछ माइनस करेगा ना, भाग रहा है, तो एक ही दिशा में चाल जो है माइनस हो जाता है। 44 में से 32 घटा दीजिए, 44 में 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा दोस्तों। ये चाल हुआ और इतना चाल में 72 सेकेंड में पार करती है, तो 72 सेकेंड से गुना कर देंगे। अब दोस्तों ये चाल गुने समय जो दूरी हुआ ना, ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हुआ। क्योंकि जब भी ट्रेन एक दूसरे को, ट्रेन का नियम है कि वो कभी भी किसी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करती है तो उसमें अपनी और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु के लंबाई के योग को पार करती है भैया। हाँ तो सुनिए, अब इस सेकेंड से सेकेंड तक गया, 18 चौके 72 हुआ। अभी लीजिए 12 आई 5 चौका 20, अब 12 दूना 24 तो 240 मीटर दोनों के लंबाई का योग हो गया। ये कोनो पूछे वाला बात है, ऑप्शन ए आपका आंसर है 240 मीटर। आइए अगला सवाल पर। सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल है ए 18 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 24 दिन में उसी काम को पूरा कर सकता है यदि वे वैकल्पिक दिनों में
ए के साथ काम शुरू करते हैं, ए के साथ काम शुरू करते हैं तो वे पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल में ये कहना है कि ए कोई काम 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में? 18 दिन में। बी कितना दिन में? 24 दिन में। समझ गए हैं? अब देखिए सवाल क्या कहता है कि यहाँ पर वैकल्पिक दिनों में काम करेगा, मतलब काम ये बारी बारी से होना है, ठीक है ना, अल्टरनेट काम करेगा। काम की शुरुआत ए करता है, ए के साथ बी शुरू काम किया है तो ए शुरुआत करेगा। तो सबसे पहले आप कुल काम की मात्रा देख लीजिए। कुल काम की मात्रा जानने के लिए इसका एलसीएम बना लीजिए। 18 24 का एलसीएम 72, यानी समझिए कि 72 काम है। 72 काम है तो ए प्रतिदिन कितना काम कर सकता है बताइए? 18 चौके 72, ए 18 दिन करता है तो पूरा काम हो जाता है। काम कितना है? 72, यानी डेली करता है ये 4 काम। ए कितना काम करता है भैया? 4 काम। और बी कितना काम करता है? 24 दिन में 72 काम, तो 24 तिहाई 72, ये 3 काम डेली करता है। अगर हम ये कहें कि ए और बी दोनों मिलकर करें तो एक यहाँ तो दोनों मिलकर डेली नहीं करना है, एक दिन जाएगा ए, एक दिन जाएगा बी, यानी कि 2 दिन में हमारा जो काम होगा ना दोस्तों, 4 और 3 7 काम होगा, क्योंकि पहला दिन ए 4 काम, दूसरा दिन बी 3 काम। तो 2 दिन में आपको देखना पड़ता है कि कम से कम कितना दिन समय ले कि हम दोनों से काम करवा सके। तो एक एक दिन काम करेगा तो कम से कम 2 दिन रहेगा, तो 2 दिन में 4 और 3 7 काम हो जाएगा। अब आप सोचिए, आपको 70 काम, ये 72 काम करवाना है ना, 7 में कितना से गुना करे कि 72 हो जाए, ना तो 72 के नीचे रहे, माने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 से काम करिए, क्या कि 11 से करिएगा तो 72 से ज़्यादा हो जाएगा, गुना करिएगा। तो बराबर के उधर अगर 10 से गुना हुआ है तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। मैथ का यही रूल कहता है, नहीं तो इधर भी 10 से गुना, तो 10 दूना 20 दिन हो जाएगा दोस्तों, और 7 दहाई 70 काम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि भैया 20 दिन में 70 काम हो जाएगा। और देखिए अब फिर आपको क्या करना है, बारी बारी फिर काम करवाइए, क्योंकि 72 काम में 70 हो गया 20 दिन में, 2 काम न बचा। और ए जो है ना, एक दिन में 4 काम करता है, अब 2 काम करवाना है तो आधे दिन ना लगेगा, माने ए जाएगा आधा दिन लेगा। कितना दिन लेगा? आधा दिन, 2 काम और कर देगा, यानी 70 और 2 72 काम हो जाएगा हमारा। और इधर हमारा दिन 20.5 दिन हो जाएगा। 20.5 दिन को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 20.5 दिन आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की सेवा यहीं तक, हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये तमाम चीज़ें हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आप वीडियो उलट के देख लीजिए, साल भर 6 महीना पहले की भी वीडियो देखिएगा तो आप कहिएगा सर ये टोटल चीज़ आप पढ़ा रखे। जैसे अगर ये टाइम एंड वर्क का है तो टाइम एंड वर्क मैथ मस्ती सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा। टाइम एंड वर्क के हम बेसिक क्लास में ये सारे चीज़ पढ़ा रखें। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ा है, जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया देखिए, उसमें उस 6 महीना साल भर पहला ही वीडियो अपलोड है, तो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आगे हम क्वेश्चन को एनालिसिस करवाएंगे। थैंक यू।